माँ जहाँ पर शब्द वेद चौहान बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, मैं मनोज राजन त्रिपाठी। इलेक्शन यात्रा में आज अगले आधे घंटे में बुंदेलखंड की कुछ अहम सीटों की चुनावी नब्ज टटोल कर आपको बताऊंगा। 1857 में जो गदर अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुई थी बुंदेलखंड से, आज वही गदर किसानों की खुदकुशी, कर्ज और सूखे की शक्ल में बदस्तूर जारी है। बुंदेलखंड की इलेक्शन यात्रा की शुरुआत हम सीधे झांसी से करते हैं। झांसी का एलाइट चौराहा, यहां के बारे में साफ तौर पर कहा जाता है कि जिस आदमी को झांसी आना है उसे किसी भी हाल में एलाइट चौराहे से गुजर कर जाना है। यही चलते हैं इसी एलाइट चौराहे पर, और एलाइट चौराहे पर खड़े लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि झांसी की नब्ज क्या कहती है। उमा भारती, अनुराधा शर्मा, प्रदीप जैन आदित्य, चंद्रपाल यादव, इन तमाम लोगों से झांसी की चुनावी स्थिति क्या लग रही है आपको? झांसी की चुनावी स्थिति की है, अब तो ट्रायंगल समझ में आ रहा है फिलहाल आज की डेट में। ट्रायंगल से मतलब? ट्रायंगल से ऐसा है, बसपा, कांग्रेस, बसपा, भाजपा और समाजवादी पार्टी का स्थिति लग रही है। बसपा कुछ दिनों से डाउन होती जा रही है, अब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पे टक्कर अभी जो समझ में आ रही है आज की डेट तक। यहाँ बसपा और भाजपा में लग रहा है हमको तो। बाकी जो है भाजपा फर्स्ट पे है, सेकंड पे बसपा है, बाकी और राजनीतिक दल हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं झांसी के एक ऐसे अहम किरदार के पास जिसकी लड़ाई इस सियासी लड़ाई से पहले शुरू हो चुकी है, और वो है भारत रत्न की लड़ाई। देश के चुनावी माहौल में यूं तो बहुत सारे चुनावी मुद्दे उछल रहे हैं, लेकिन इस चुनाव से भी पहले एक मुद्दा उछला था मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने का। उनके बेटे अशोक कुमार हमारे साथ हैं। उनकी अगुवाई में बहुत सारी लड़कियां यहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, ट्रेनिंग ले रही हैं। सीधे बात करते हैं अशोक कुमार जी से, उनके बेटे से, जो अभी भी उस अलख को जगाए हुए हैं। क्या मुद्दा है और क्या चाहते हैं आप? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का जो है, एक तो है यहाँ के हमारे जो सड़कें हैं, जो रोड्स हैं, वो बड़े लिमिटेड है। आवाजाही की बहुत मुश्किलें होती हैं, और यूपी के अंदर क्या देश के अंदर ही पूरी हमारे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत मजबूरी है, हम सब जानते हैं। उसमें झांसी भी अछूता नहीं है। आपने भी कुछ दिमाग बनाया हुआ है? जी हाँ, बहुत तमाम मुद्दे हैं, जैसा कि अशोक सर ने बताया आपको। कई मुद्दे हैं, झांसी में कई समस्याएं हैं, और इधर हमारे ग्राउंड के लेवल पे हम लोग सोचते हैं, जैसे दद्दा के साथ जो घटना हुई है, उससे हम लोग तो बड़े नाराज हैं। सभी खिलाड़ी वर्ग जो है बड़ा नाराज है। जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं, और सब उल्टा सीधा राजनीतिक गेम में ये सारे पुरस्कार चले गए। ये छोटी छोटी बच्चियां यहाँ हैं जो यहाँ आके हॉकी सीखती हैं। जाहिर सी बात है अभी किसी का वोट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी बालिग नहीं है, लेकिन ये एक संदेश देंगी दादा ध्यानचंद के इस ग्राउंड से, दादा ध्यानचंद की इस मूर्ति के पास से, और वोट डालने के लिए, लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व के लिए खुद बोलेंगी, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। उमा भारती एक अलग अंदाज, कभी गाय से प्यार, कभी भगवान के चरणों में खुद को अर्पण, कभी तल्ख कभी जिद्दी, लेकिन कुल मिलाकर बेबाक। सीधे उन्हीं से बात करते हैं और बेबाक बात करते हैं। चुनाव आप इस बार लड़ने के मूड में थी, या भोपाल से लड़ने के मूड में थी, या रायबरेली से लड़ने के मूड में थी, या झांसी? झांसी या रायबरेली या हरिद्वार, ये जो बातें थी ये कोई मन में नहीं थी। जब चुनाव लड़ना है तो ये जहां से कहें कि वहां से लड़ लूंगी, तो उन्होंने झांसी डिसाइड किया, क्योंकि मैं झांसी छोड़ने को तैयार नहीं थी। फिर मैंने कहा था मैं झांसी के साथ रायबरेली से लड़ सकती हूँ, लेकिन मैं झांसी नहीं छोड़ूंगी। मुझे नहीं याद था कि मैं 1857 का कोई स्लोगन रिपीट कर रही हूँ। जब रानी झांसी ने कहा था कि मैं झांसी नहीं छोड़ूंगी, वो संयोग से मेरे मुंह से भी वही निकल गया। मन में भोपाल और आखिर में रायबरेली भी रद्द, और अब झांसी में चुनाव लड़ रही उमा भारती। उनके मुकाबिल
क्रबको के चेयरमैन सपा प्रत्याशी चंद्रपाल सिंह, केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और बसपा से अनुराधा शर्मा, जो यहाँ की नामचीन आयुर्वेदिक कारखाने की मालकिन भी है। देखते हैं मुकाबला कैसा होता है, कितना रोचक है और कितना अटपटा। उसके बाद अगले दिन जो है मौरानीपुर में आप जो है सब लोग अपने अपने क्षेत्र में संपर्क शुरू करें, जिससे कि लोग जो है वोट तो देना चाहते हैं लेकिन उन तक बात पहुंचना चाहिए। तो आपका प्रयास विफल नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। सरकार की वजह से सुकून में है या उमा भारती और जो केंद्रीय मंत्री हैं निवर्तमान प्रदीप जैन आदित्य, उनको लेके कुछ कसमसाहट रहती है कि क्या होगा चुनाव का? आपने जो बात कही है कि जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं उनका झांसी से कोई मतलब नहीं है, और वो जहां जहां चुनाव लड़ी हैं, मैं समझता हूं 7वीं जगह चुनाव लड़ रही हैं। जहां जहां चुनाव लड़ी कभी दोबारा वहां जाकर के उनने देखा भी नहीं, और ये यहाँ के बच्चा को पता है कि कभी वो यहाँ के लोगों के सुख दुख में शरीक नहीं हो सकती, ना यहाँ के डेवलपमेंट में उनका 1% योगदान रहा है और ना रहेगा। झांसी में उमा भारती बाहरी प्रत्याशी है और केंद्रीय मंत्री यहां पर फ्लॉप रहे हैं, ये कहना है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चंद्रपाल सिंह का। लेकिन नतीजा उस दिन सामने आएगा जिस दिन वोटों की गिनती शुरू होगी। करेंगे मतदान अपाही जा झांसी से। बुंदेले हर बोले झांसी की रानी की तलवार की ताकत बताते थे और आज उस तलवार को ये वोट के मानिंद मान रहे हैं और मतदाताओं को जागरूक करके वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भले ही बुंदेलखंड में कितनी बेबसी हो, किसानों की खुदकुशी की कितनी भी कहानियां हो, लेकिन इनका इस आल्हा के माध्यम से सिर्फ यही कहना है कि घर से निकलिए और वोट डालिए। अब यहाँ से झांसी के इस सफर से हमारा कारवां आगे बढ़ेगा और पहुंचेगा बुंदेलखंड के एक और शहर, एक और चुनावी रंग में रंगे शहर बांदा की तरफ। इस वक्त हमें बांदा लोकसभा क्षेत्र के बबेरू विधानसभा इलाके में, ये कुर्मी बाहुल इलाका है। कई किसानों ने इधर आत्महत्या भी की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने फिलहाल ये तस्दीक नहीं की है कि वो आत्महत्या सिर्फ कर्ज की वजह से हुई है। मारा किसान फसल बेकार, मारा किसान फसल बेकार, मारा किसान फसल बेकार। ओला जिस तरह यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गिरा और बारिश हुई, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी हुआ। वहाँ के मुख्यमंत्री ने रातों रात किसानों से कहा कि हम सभी विकास के काम रोक देंगे लेकिन आपको रोने नहीं देंगे, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि 15,000 रुपये हेक्टेयर, मतलब 2,25,000 रुपये का बीघा, 1 रुपये किलो गेहूं, 2 रुपये किलो चावल, और जो उनका लोन था उसकी पूरी ब्याज माफ कर दी और लोन को 1 साल तक कोई वसूली नहीं की जाएगी, तत्काल वहाँ के मुख्यमंत्री ने कह दिया। यानी आप शिवराज सिंह सरकार की तारीफ कर रहे हैं? शिवराज सिंह की कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर भाजपा को वोट देने की तैयारी? ना, उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी जी शिवराज सिंह से सीख लेते और अपने एजेंडे में अगर वो ये कह देते कि जहाँ पे बुंदेलखंड के जिस एरिया में ये नुकसान हुआ है वहाँ पे हम भी यही करेंगे, तो हम भाजपा को मानते। देखिए, ये सब लोग इसी वक्त आपके सामने ये बच्चे खड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि चाचा चाची यही पुकार, वोट डालना आपकी बात। क्या आप इन बच्चों की बात नहीं सुनेंगे? नहीं, हम नहीं सुनेंगे। हम तो केवल ये है कि केवल चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जब कोई नेता या कोई दल हमारी नहीं सुन रहा है तो हम भी किसी नेता या किसी दल की नहीं सुन रहे। बुंदेलखंड में डकैतों की दहशत के बाद बुंदेलखंड में अन्याय की लड़ाई के खिलाफ एक प्रतीक चिन्ह बन चुकी संपत पाल से मिलना भी लाजमी है। संपत पाल जी, चुनाव होने वाले हैं, क्या स्थिति है बुंदेलखंड में? देखिए, चुनाव में तो बुंदेलखंड की स्थिति मुझे लग रहा है त्रिकोण चल रहा है।
हम किसको अच्छा बताएं। जो लोग कहते हैं कि कोई गरीब आदमी आए, कोई गरीब नेता आए, उसको कभी ये कोई पार्टी वाले अच्छे लोगों को नहीं उतारते। बस हमारा यही सोच रहे हैं कि जो अच्छा प्रत्याशी हो उसको वोट दिया जाए और वो महिलाओं की रक्षा करे। मायावती तो खुद एक महिला है और आप भी महिला हैं। जी। आप बताइए कि मायावती के बारे में आपका क्या कहना है? मैं उसके बारे में क्या बताऊं, वो कौन सा ऐसा काम किया है जो कि महिला है, महिला का काम कौन सा उसने ऐसे कर दिखाया है। मुझे तो नहीं समझ में आया उनका काम की क्या कर रही हैं। चलते हैं, आप जानते हैं कि आखिर बलखड़िया गैंग के डकैतों का फरमान क्या है और वहां पर किस तरीके से गांव वाले दहशत में हैं और वोट डालने को लेकर उन पर किस तरीके से दबाव पड़ रहा है और प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है। चुनाव के दौरान डकैतों के फरमान का पुराना सिलसिला रहा है बांदा में। इस बार भी कुछ ऐसी ही धमकियां दी हैं बलखड़िया गैंग ने। उस पर शिकायत हुई है जिस पर चित्रकूट बांदा के डीआईजी, एसपी, डीएम सबका चुनाव आयोग ने तबादला कर दिया है। किस शिकायत पे हुआ, कैसे हुआ, लोग कितनी दहशत में, इसके बारे में जानते हैं। आप बताइए क्या शिकायत की आपने? आप यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं। मुझे वहाँ शिकायतें मिली कि वहाँ बलखड़िया गैंग लोगों को टेरराइज कर रहा है कि वोट डालो उसके पक्ष में। उसका नतीजा ये हुआ कि चुनाव आयोग ने इनका तो ट्रांसफर किया। बलखड़िया ददुआ का शागिर्द है और ददुआ के बाल कुमार पटेल सांसद का जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भाई हैं, इसलिए नेचुरल है कि वो बलखड़िया उनका कर रहा है, खुलेआम कर रहा है, दबंगी के साथ कर रहा है। सारी बूथ कैप्चरिंग करेगा वो वहाँ अपने क्षेत्र में। ददुआ के पूर्व साथी ने अभी इस बात का मंच से ऐलान किया है कि वो सपा के प्रत्याशी के पक्ष में वोट दे और इसको लेकर भी प्रशासन चौकन्ना है। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ से कई आला अफसरों का तबादला किया जा चुका है, लेकिन गांवों में और उन इलाकों में जो उसके प्रभावी क्षेत्र हैं वहां पर इसका असर कितना कम हुआ है, दहशत वहां कितनी कम हुई, ये आने वाली तारीख में वोटिंग परसेंटेज बताएगा। पानी की बहुत परेशानी है, बच्चन के शादी लड़कन की नहीं होती है, जो हिंदू भाई हैं वो अपना लड़की नहीं देते हैं। अगर हमारे यहाँ पानी की सुविधा नहीं होती तो हम लोग वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। बांदा से सड़कों की लंबाई नहीं बल्कि गड्ढों की गहराई नापते हुए हम जमुना किनारे राजा हमीरदेव के नाम पर बसे हमीरपुर इलाके पहुंच चुके हैं। 60% पिछड़े और दलित वोटर यहां पर हैं, जिसमें 10% लोध, 10% ब्राह्मण, 10% ही मुसलमान भी हैं, लेकिन 8% के आसपास ठाकुर हैं। शायद सियासत की इसी बुनियाद पर बसपा ने इस मर्तबा ब्राह्मण, भाजपा ने ठाकुर और कांग्रेस ने लोध प्रत्याशी को टिकट दिया है। चलते हैं हमीरपुर के इलाकों में और जानते हैं क्या है वोटरों की नब्ज। और यह हमीरपुर इलाका है जहां पर पानी की जबरदस्त किल्लत है। महिलाओं के जिम्मे सिर्फ घर नहीं बल्कि पानी लाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और बिना पानी यहां सब कुछ सूना है। कुछ लोग भी यहां बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। ये पानी की समस्या इतनी ज्यादा यहाँ पे लोग सर, यहाँ पानी की समस्या सन 1947 से पहले से भी, जब से गुसियारी कायम हुई तब से बराबर चली आ रही है। सन 1980 में खंडे पेयजल योजना बनी थी, उसमें करोड़ों रुपया व्यस्त हुआ, उसके बाद भी वो फेल कर दी गई और रद्द हो गई परियोजना, मगर आज भी करोड़ों रुपया उसके नाम पे हजम कर लेते हैं। आपकी क्या होगा, आपकी क्या करेंगे? पानी तो है नहीं। पानी की बहुत परेशानी है, बच्चन के शादी लड़कन की नहीं होती है, जो हिंदू भाई हैं वो अपना लड़की नहीं देते हैं, कहते कि भैया पानी ढोर ढोर हमारी लड़की मर गई है। अगर हमारे यहाँ पानी की सुविधा नहीं होती तो हम लोग वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। अजीब सी कहानी है, यहाँ पर भी लोग नाराज हैं कि वो वोट नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पानी नहीं है। बेटों की शादियां इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि जो बहू आएगी यहाँ पर उसका
सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, उसको घर का पानी लगाना होगा और 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ेगा। लिहाजा लोग अपने घर की लड़कियां ही नहीं देते हैं इस गांव में। हम पहुंचे हैं हमीरपुर के इंघौटा इलाके में। ये वो इलाका है, वो गांव है जहां पर एक बदलू किसान ने आत्महत्या की, जिसकी वजह थी बैंक का कर्ज। क्या हुआ था? बदलू ने क्यों खुदकुशी कर ली थी? वो बाबूजी लोन का पैसा लिए था और खेती जमीन थी तो उसके जो नाम पर थी तो अपनी लड़की को दे दिया था, और उसका जो कर्ज था उसमें वो टेंशन में रहता था कर्ज की, कि मेरा कर्ज है, मैं क्या करूं, कैसे भरूंगा, मेरा भाई मुझको खिलाता पिलाता है। ऐसी स्थिति सभी लोगों की है, सभी परेशान है, सभी मजदूर हैं। हाँ सभी मजदूर है सर। तो वोट देने जाएंगे आप? तो हम वोट देने जाएंगे, हाथ भी देंगे। सर हमारी बिरादरी का सोच यही रहता है कि सिर्फ हम मायावती को ही वोट देते हैं, चुनाव चिन्ह हमारा हाथ ही रहता है और अन्य पार्टियों को बहुत कम सोचते हैं। इस गांव में इस बिरादरी की दुर्दशा देखने के बाद साफ तौर पर समझ में आता है कि इनके भी अपने इरादे साफ हैं और ये जाकर अपनी दुर्दशा को ठीक करने के लिए शायद वोट की ताकत इस्तेमाल करना चाहते हैं। और अब हम चलेंगे हमीरपुर के किसी और इलाके में और जानेंगे वहां क्या दुख है, क्या दर्द है और लोगों के मन में क्या छिपा है लोकसभा चुनाव 2014 को लेकर। मुस्लिम बहुल इलाके आए हम, जहां पे कुछ मुस्लिम युवा है हमारे साथ। यहाँ की सबसे जो प्रबल समस्या है यहाँ की, ना तो यहाँ पर रोड है और ना पीने का पानी है। जिसको वोट दिया वो आए, दोबारा आते नहीं है। अभी पिछली बार जो हमने बीएसपी के सांसद को जिताया था सर, वो 5 साल में सिर्फ 2 बार आए हैं। इस बार फिलहाल तो अभी हम लोगों ने किसी को वोट देने के लिए सोचा नहीं है, क्योंकि जितने लोग आते हैं वादे करके चले जाते हैं और काम कोई पूरा नहीं करता। तो एक बुंदेलखंड में हमें इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए अपने मौदा में, और एक मेडिकल कॉलेज चाहिए, जिससे कि हमारे जो भी युवा हैं वो बुलंदी टच कर सके। अब चलते हैं हमीरपुर के किसी एक और इलाके में, क्योंकि यहाँ जितने भी इलाकों में हम जा रहे हैं वहाँ सब पिछड़ापन है, बदसूरती है, बदहाली है। चलते हैं हमीरपुर के एक और किसी इलाके में। हम पहुंच गए हैं बुंदेलखंड के मौदाहा इलाके में। यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है, 85 पैसे ढूंढने का आंदोलन। यानी राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र से जो पैसा चलता है फील्ड में सिर्फ 15 पैसे पहुंचता है और बाकी पैसा बीच में गायब हो जाता है। रूप देश का हो गया कैसा, और ढूंढे 85 पैसा। ये 85 पैसे का आंदोलन क्यों? इसलिए कि जो रुपया या जो संसाधन किसी आम आदमी के लिए, किसी काम के लिए, देश के विकास के लिए आवंटित होते हैं, उनका क्या महत्व है जब तक ये ना हो सुनिश्चित कि वो वहां तक पहुंचे जिनके लिए आवंटित किए जा रहे हैं। ये जो बीच में पूरी तरह से बंदरबाट हो जाता है, ये पैसे का ही आकलन नहीं हो पाता है कि पैसा कहाँ गया। उसी खोज में आंदोलन ये चल रहा है। रूप देश का हो गया कैसा, ढूंढे 85 पैसा। रूप देश का हो गया कैसा, ढूंढे 85 पैसा। बुंदेलखंड की इलेक्शन यात्रा को मैं मनोज राजन त्रिपाठी अपने वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश रस्तोगी के साथ यही विराम देता हूं। कल कोई और साथी इलेक्शन यात्रा के एक और पड़ाव पर आपको मिलेगा। आपके सुझाव और राय हमारे लिए अहम है। तब तक के लिए नमस्कार, लेकिन एक वादे के साथ कि आप वोट डालने जरूर जाएंगे।